हम लोग क्या पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला के बारे में। ठीक है, दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। कहते आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं, ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जलने वाला, बहुत ज्यादा। ठीक है, अत्यधिक बहुत ज्यादा जलने वाला होते हैं। कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है ना। कुछ पदार्थों को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे ये हम लोग का पेंसिल है, अगर हम इसमें आग लगाएंगे तो कुछ देर आग में गर्म करना होगा, फिर ये जलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको प्रयास किए तो ये जलना शुरू हो गया। ऐसे जैसे कुछ इस कागज में हम आग लगाएंगे तुरंत जल जाएगा, है कि नहीं। और कुछ को प्रयास करने पर भी जलाना संभव नहीं होता है। जैसे पत्थर को यदि हम आग लगाए तो क्या पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा। कहते हैं इसकी जांच करने के लिए पुआल, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉ, ठीक है, पुआल, माचिस की तिलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या करना है, एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। हमें क्या करना है, फिर एक एक करके इन सारे पदार्थों को जलाना है। ठीक है, कहते हैं यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य, और नहीं जले तो इसे अदाह्य कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इनमें से देखो, पुआल जलेगा तो पुआल, ये जो बॉक्स आप लोग का है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पदार्थ का नाम लिखना है। जैसे पुआल, पुआल लिख दिए, पुआल जलता है तो हम लिखेंगे दाह्य। ठीक है, उसके बाद माचिस की तिलियाँ, माचिस की तिल्ली लिख दिए, माचिस की तिल्ली जलती है, जलता है कि नहीं माचिस की तिल्ली, तो हम लिखेंगे दाह्य पदार्थ है। ठीक है, दाह्य पदार्थ। अब यही पत्थर के टुकड़े हैं, यहाँ हम पत्थर लिखेंगे, तो पत्थर का टुकड़ा जलता है, नहीं जलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अदाह्य लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, हम लोगों ने यहाँ क्या समझा कि कुछ पदार्थों को प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को हम जला नहीं सकते, उसको जलाना संभव नहीं होता है। जो पदार्थ जलता है उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको क्या बोलते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जलने वाला पदार्थ दाह्य और नहीं जलने वाला अदाह्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलो, तो पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। बिल्कुल सही बात। अगर हम लोगों से कुछ पूछा जाए, आप लोगों से अगर पूछें कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत होती है जलाने के लिए, तो क्या कहोगे, बोलोगे सर माचिस चाहिए, सलाई चाहिए, या फिर लाइटर। माचिस या लाइटर की मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को जला सकते हैं, है कि नहीं। तो कहता है क्या क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है। आइए पता करते हैं। क्या माचिस या लाइटर अगर ना हो तो क्या हम किसी पदार्थ को नहीं जला सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से हम किसी वस्तु को जला सकते हैं या नहीं, इसकी हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, चलो, क्रियाकलाप 1, अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए। दो ठो पत्थर लेना है, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छूकर देखिए। कस के आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, छूकर देखें कैसा लगा। करके देख लेना कैसा लगेगा, तो ये गर्म लगेगा। ठीक है, अगर आपस में किन्हीं दो चीज़ों को रगड़ेंगे तो हाथ को ही मलो, हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो देखो कैसा लगा, ऐसे गर्म, देखो गर्म लगा। ठीक है, तो आपस में जब हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्मी पैदा होता है। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़ें तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। बिल्कुल सही बात। जब हम अंधेरी जगह में, ठीक है, ठीक है, हम इन पत्थरों को रगड़ेंगे बहुत ज़्यादा जोर से तो इससे चिंगारी निकलेगा। ठीक है,
रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखें। रात में आप लोग घर में ऐसा करके देख सकते हैं। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज को छूकर देखिए। कहते किसी ऐसे दिन जब धूप हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हैंड लेंस लेना है। देखो ये जो है ये मेरा हैंड लेंस है। क्या है ये? हैंड लेंस, ठीक है। और मेरे पास भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ हैंड लेंस कैसा होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में होता है छोटा वाला, ठीक है। ये देख, ये मेरा बड़ा वाला है। इसको ये देख रहे हो ना, ये मेरा जो है बड़ा वाला है, ठीक है। ये बड़ा वाला है, ठीक है। ये हैंड लेंस है, ठीक है। इसको देखो बड़ा हो जा रहा है ना, देखो ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये हैंड लेंस है, ठीक है। तो कहते हैं हैंड लेंस लेना है और कागज लेना है। तो जैसे ये देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र कितना बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो, तो हैंड लेंस को हम क्या करेंगे, सूरज की ओर रखेंगे। तो क्या होगा, सूरज का रोशनी पड़ेगा हैंड लेंस पर, इस पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र पर पड़ेगा, अब ये पूरा रोशनी को ये जो हैंड लेंस है क्या करेगा, ये एक जगह केंद्रित कर देगा, ठीक है। कागज पर हम क्या करेंगे, केंद्रित कर देंगे, एक जगह कर देंगे। तो अब देखो इतना बड़ा क्षेत्र में गर्मी पड़ रहा है, उसको हमने क्या कर दिया, एक जगह मिला दिया। तो बहुत बड़ा क्षेत्र गर्मी मिलकर के यहाँ क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा। तो यहाँ कुछ देर तक अगर पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कहते क्या महसूस हुआ, तो छूकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब हम किसी को कुछ देर तक पकड़ के रहेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। देखो यहाँ क्या कहना, हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आग। किस में आग लग जाएगा, कागज में आग पकड़ लेगा, ठीक है। चलो, कहते इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। देख, हमने पत्थरों को रगड़ा, पत्थर को रगड़ने से क्या हो, गर्म हो गया। उसको हम और ज़्यादा जोर से जब रगड़े ज़्यादा तो चिंगारी निकलने लगा। हैंड लेंस को हमने सूर्य की रोशनी, हैंड लेंस से सूर्य की रोशनी को हमने कागज पर केंद्रित किया तो कागज क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने से क्या हो गया, जलना प्रारंभ कर दिया। तो जलने से पहले क्या होता है, गर्म होता है। जलने से पहले क्या होता है, कोई भी चीज गर्म होता है। कहते किसी चीज को जलाने के लिए हमें उष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, उष्मा या गर्मी। कागज को हमने गर्म किया तो जलना प्रारंभ कर दिया। यदि कागज न गर्म होता तो क्या जलता, नहीं जलता, ठीक है। गर्मी को ही हम लोग उष्मा कहेंगे, ठीक है। उष्मा या गर्मी की जरूरत होती है किसके लिए, जलाने के लिए। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या जरूरत होती है, उष्मा या फिर गर्मी की जरूरत होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। देखो हमने ये मेरे पास है क्या, पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल को हम गर्म करेंगे, आग में देते देते तो जलना प्रारंभ, जलेगा नहीं, है कि नहीं। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म होगा एक, तो इसको जो गर्म करेंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसकी गर्मी बढ़ेगी ना। तो इसकी जो गर्मी बढ़ जाएगी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि ये जलना शुरू कर देगा। क्या करेगा, जलना शुरू कर देगा, ठीक है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद ये जलना शुरू कर देगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती, क्यों नहीं जल जाती है। माचिस की तीली अपने आप आग पकड़ती है, नहीं पकड़ती है। क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। कहते कागज
आसानी से जल जाता है। क्या उतना ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा, काठ कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी का टुकड़ा भी जल जाएगा? नहीं जलेगा, है ना। आगे देखते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो वह न्यूनतम तापमान, न्यूनतम वो कम से न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ क्या हो जाए, जलना शुरू कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है। जैसे कि साधारण तौर पर हम लोग देखेंगे हमारे घरों में जो लकड़ियां जलाते हैं, उन लकड़ियों को जब हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो वो जलना शुरू कर देता है। तो उन लकड़ियों का जो ज्वलन ताप हुआ वो क्या हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? तो अब ये कागज है, कागज तुरंत जल जाएगा, तो इसका ज्वलन ताप कितना है, कम है। इसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। ठीक है। अब जैसे इस पेंसिल को गर्म करना पड़ेगा, इसको बहुत देर तक, तो इस पेंसिल का जो ज्वलन ताप है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। समझ आई बात? तो कहते हैं, हाँ आगे देखेंगे, जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। पदार्थ का ज्वलन ताप से मान अगर कम रहता है तो पदार्थ नहीं जलेगा। कहते हैं अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है कि नहीं। इसको हम जलाएंगे, इसको जलाएंगे, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। कागज को जलाएंगे तो कागज का ज्वलन ताप अलग है, पेंसिल का ज्वलन ताप अलग है, इसका ज्वलन ताप अलग है कि नहीं। इसका जो ये जल्दी जल जाता है तो इसका ज्वलन ताप कम हुआ, है कि नहीं। ये थोड़ा लेट ये लेट जलेगा, इसका ज्वलन ताप ज़्यादा हुआ। अब ये अगर इससे भी ज़्यादा देर में जला तो इसका ज्वलन ताप और ज़्यादा अधिक हुआ, है कि नहीं। समझ में आई बात? चलो, क्या कहा, अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता, क्या कहता है, किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है, और किसी को ज्यादा तापमान तक, है ना। किसी पदार्थ को जलाने के लिए, किसी को जलाने के लिए कम देर तक गर्म करना पड़ता है और किसी को जलाने के लिए ज्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के वो जलता है। कहते पदार्थों का ज्वलन ताप, पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। क्या कहा कि गर्मियों के मौसम में जो है बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ सूखी स्थानों में कुछ स्थानों में जो है सूखी घास आग पकड़ लेती है। अब जब घास में आग पकड़ लेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जंगल में भी आग लग सकता है, और इस तरह से आग लगने को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा, और जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा वो आग जल्दी नहीं पकड़ेगा। ठीक है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? कहते कभी कभी माचिस की तीली को हम क्या करेंगे, आग में नहीं लगाएंगे, आग के बगल में सटा के रख देंगे। ठीक है। आग के बगल में रखेंगे तो अपने आप जो है उसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी समझा, अभी हम लोगों ने जाना कि कोई भी चीज के जलने के लिए
किसकी जरूरत होती है? ऊष्मा की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है कि नहीं? अब माचिस की तिल्ली को हमने आग के बगल में रख दिया तो क्या हुआ? ये माचिस की तिल्ली गर्म हो रहा है। गर्म होते 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 ये इतना गर्म हो जाता है कि इसके ज्वलन ताप तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाए तो वो क्या हो जाता है? जलना शुरू कर देता है। क्या करता है? जलना शुरू कर देता है। तो ये जलना शुरू हो जाता है, जल जाता है, अपने आप आग पकड़ लेता है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर कहता है किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की किस पर निर्भर करता है? रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे समझा रहा। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। देखो पेट्रोल, पेट्रोल ये तरल है। पेट्रोल क्या है? तरल है। केरोसिन क्या है? तरल है। देखो तरल किसको बोलते हैं? पिघला हुआ चीजों को हम लोग तरल बोलेंगे। पानी, पानी भी पिघला हुआ है तो पानी को हम लोग तरल बोलेंगे। ठीक है, तेल, तेल क्या है? पिघला हुआ चीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरल बोलेंगे। तो पेट्रोल भी तरल है और केरोसिन भी तरल है, दोनों ही तरल है। लेकिन पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेता है, केरोसिन को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो देखो पदार्थों में जो है ना दो तरह का गुण होता है। पदार्थों के दो तरह का गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण यही रासायनिक प्रकृति, एक भौतिक भौतिक गुण। तो देखो पेट्रोल और केरोसिन दोनों ही तरल है, दोनों क्या है? तरल है। तो पेट्रोल और केरोसिन का जो भौतिक गुण है वो क्या है? तरल होना। तरल, तरल होना दोनों ही क्या है? दोनों का क्या है? भौतिक गुण है। ठीक है, और पेट्रोल और केरोसिन का रासायनिक गुण है, दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग है। देखो ध्यान में रहे, पेट्रोल के जो कण होते हैं, देखो यहां थोड़ा एक चीज और समझाऊंगा। जो पदार्थ जो होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कणों से मिलकर। देखो पेट्रोल के कण अगर इतने दूर दूर हैं, ऐसे समझो पेट्रोल के कण इतने दूर दूर हैं। ठीक है, वहीं केरोसिन के जो कण हैं वो थोड़ा इससे नजदीक है, ऐसे समझो। ठीक है, पेट्रोल के कण थोड़ा दूर दूर है और केरोसिन के कण थोड़ा नजदीक नजदीक है। तो ठीक है, तो ये जो पेट्रोल के कण हैं और केरोसिन के कण हैं, तो ये जो पेट्रोल है जल्दी आग पकड़ लेता है और केरोसिन में जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, थोड़ा ये समझ लें, कोशिश करते हैं समझाने का आप लोगों को। पेट्रोल और केरोसिन का जो भौतिक गुण है वो सेम है, दोनों तरल है। क्या है? तरल है। ठीक है, तरल कहो या द्रव कहो, द्रव है। ठीक है, और इन दोनों का जो रासायनिक गुण है वो अलग अलग है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का जो ज्वलन ताप है उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ये फर्क नहीं है कि वो दोनों द्रव है या ठोस है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग है तो उसके आधार पर ये दोनों क्या होंगे? ज्वलन ताप होंगे और उसी तरह से वो जलेंगे। तो पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो कम है। पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है? कम है, जिससे जल्दी आग पकड़ लेता है। और केरोसिन का जो ज्वलन ताप है ये ज्यादा है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। सफेद फास्फोरस ये ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग कमरे का तापमान पर अगर रखें तो इसी पर वो जलना प्रारंभ कर देता है, जलना शुरू हो जाता है। कमरे का तापमान किसको बोलेंगे? जिस पर अभी हम लोग हैं। अभी हम लोग जो हैं तो अभी कुछ तो तापमान है, वायुमंडल में कुछ तापमान तो है कि नहीं है? गर्मी है ना जी थोड़ा बहुत। तो इसी तापमान पर क्या हो जाता है? जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखा जाता है।
सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कमरे के तापमान पर, जिस तापमान पर हम लोग रह रहे हैं, इसी तापमान पर क्या हो जाता है, जलना शुरू कर देता है। इसलिए हम इसको हाथ से नहीं छूते हैं और किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, गर्मी या उष्मा या गर्मी की जरूरत होती है कि नहीं? उष्मा या गर्मी अगर किसी को मिले तो वो जलना शुरू हो जाता है। अब हम लोग आगे और समझेंगे कि जलने के लिए और क्या चाहिए। हम लोगों ने एक चीज जाना, जलने के लिए और क्या चाहिए। देखो, दो चीजें हम लोगों ने जाना। सबसे पहला कि जलता वही पदार्थ है जो दाह्य है। जलने वाला पदार्थ ही जलेगा, जो नहीं जलने वाला है वो जलेगा नहीं जलेगा। पत्थर को हम जला नहीं सकते हैं, मिट्टी को जला नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो जो पदार्थ जले यानी दाह्य पदार्थ का होना, और उसके बाद फिर उसको जो है क्या करना, उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना। ठीक है, तो समझते हैं कि जलने के लिए और क्या चाहिए, इसको हम लोग जानते हैं। चलो, कहता है हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या करना होता है, उसको गर्म करके निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। ये दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। जार या बोतल या शीशा का ये गिलास भी हम लोग ले सकते हैं, ये जो हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, शीशा का ग्लास या जार इसी को बोलेंगे, या बोतल हम क्या करेंगे, रखेंगे। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसे ढक देंगे तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ये आग जलना बंद हो जाएगा, है ना? कहता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं, पहली बार तो हम पूरा ढक देंगे, मोमबत्ती बुझ जाएगी, ज्वाला, इसका जो ज्वाला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार फिर हम इसको आग लगा देंगे, उसके बाद फिर ढकेंगे। ढकने के बाद जब ये बुझने का जैसा होगा तो हम फिर इसको हटा देंगे। तो इसको जब हटा देंगे तो ये फिर जलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? डालेंगे, बुझने का जैसा होगा, हम इसको ढक्कन हटा देंगे तो क्या होगा, फिर जलने लगेगा। तो कहते हैं आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? इस क्रियाकलाप के करने से हमें पता चलता है कि जलने के लिए हवा की भी जरूरत होती है कि नहीं? हवा की जरूरत होती है। जैसे हमने इसको ढक दिया तो अंदर का हवा क्या हो गया, खत्म हो गया। बाहर का हवा से मोमबत्ती की जलने के लिए जो हवा है, बाहर से संपर्क टूट गया इसका, तो ये मोमबत्ती क्या हो गया, बुझ गया। जैसे हम इसको हटाए तो फिर इसको हवा मिलने लगा तो ये जलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि जलने के लिए हवा भी जरूरत होती है कि नहीं? देखो हम लोगों ने क्या क्या समझा, चलो आगे थोड़ा देखते हैं, कुछ और है तो। तो 3 4 हम लोगों ने क्या देखा, जलने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ा हम लोगों को। एक तो ज्वलनशील पदार्थ का होना, यानी दाह्य पदार्थ होना, जो पदार्थ जले, उसके बाद फिर उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाना होता है, उसको गर्म करना होता है, फिर उसके बाद उसको हवा की भी जरूरत होती है। इन तीनों में से तीनों अगर है तो कोई पदार्थ क्या होता है, जलता है। ठीक है, कहता है आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो एक बार कक्षा 7 का विज्ञान थोड़ा सा देख लेना। उसमें जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की कहानी को बताए हुए हैं। वो कैसे, थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, देखो मैं एक बार
देखो यही जो कहानी था वो, इसको एक बार पढ़ लो एक बार, ठीक है। ऑक्सीजन की कहानी, ठीक है। हम लोग इसमें कहते हैं 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को जार से ढककर रख दिया। जलती मोमबत्ती को क्या किया था, जार से ढककर रख दिया था, जिससे थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ गई। इसी तरह यह प्रयोग जीवों, पक्षियों एवं छोटे जंतुओं के साथ भी दोहराया और पाया कि जीवों का जीवन भी समाप्त हो जाता है तब उन्हें किसी जार को ढककर रखा जब जब उन्हें किसी जार को ढककर रखा जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मोमबत्ती बुझ जाती है। 1871 में जोसेफ प्रिस्टले ने जलती हुई मोमबत्ती को जार से क्या किया था, ढक दिया था, जिससे क्या हुआ था, ये मोमबत्ती बुझ जाता है, ठीक है। यही प्रयोग जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं, पक्षियों पर जो है प्रयोग किया गया था। अब कोई पक्षी ले लिया, कोई छोटे जीव जंतु ले लिया, उसको अगर ढक दे तो वो सांस ले पाएगा, आमतौर पर नहीं ले पाएगा, तो जिससे वो क्या हो जाता था, मर जाता था, ठीक है। अब प्रिस्टले ने इस जार में पुदीने की एक टहनी डाल दी। इस जार में क्या क्या, पुदीने की एक टहनी डाल दी, ठीक है। टहनी डालते वक्त यह सावधान रखिए कि जार के अंदर की हवा और बाहर की हवा आपस में मिलने न पाए। ऐसा करके रखा कि जार के अंदर का हवा और ये बाहर का हवा आपस में क्या हो, आपस में मिलने न पाए, ठीक है। समझ में आई बात। 10 दिन बाद जब मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो वह जलने लगी। 10 दिन बाद जब मोमबत्ती को जलाया गया तो फिर यह क्या होने लगा, जलने लगी। कहते मोमबत्ती को जलाने के लिए जार को नहीं हटाया गया था, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे जलाया गया था। लेंस की मदद से, जैसे हम इस लेंस, ये जो हम लोग का हैंड लेंस है, इसकी मदद से कागज को हम लोग जला सकते हैं, इसी तरह से लेंस की मदद से ही इसको क्या किया गया था, जलाया गया था। अब क्या हुआ था, पुदीना है और ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलते रहा, तो इसका क्या मतलब कि पुदीना से ऑक्सीजन दे रहा है, पुदीना से हवा निकल रहा है। तो कहता है प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला था कि पुदीने ने हवा को फिर से शुद्ध कर दिया है। पुदीना जो है अंदर में जो है, ये अंदर का जो हवा है उसको क्या कर दिया, फिर से शुद्ध कर दिया था। आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। देखो मोमबत्ती जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये जो पुदीना है इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, ऑक्सीजन को छोड़ा, और जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ये जलता है, जलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो आपस में दोनों ही एक दूसरे से लेकर के काम चला लेते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, हम लोग का कहानी यहाँ है। क्या कहा कि आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, उस प्रयोग को पुनः पढ़ भी लिया। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, ठीक है। मोमबत्ती के जलने में जो है हवा में उपस्थित, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन गैस जो है जलने में क्या होता है, सहायक होते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक और क्रियाकलाप पढ़ेंगे। ये कौन सा क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 3, कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। कागज की कटोरी में पानी को गर्म करना। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है। कागज का कटोरी बनाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी को हम लोग गर्म कर सकते हैं। इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। कागज का कटोरी बनाएंगे और मोमबत्ती में मिलाएंगे तो कागज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, निश्चित रूप से जलेगा। कहता है अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज की कटोरी जलने लगी। देखो जब हम कागज को
कागज का कटोरी बना लेंगे, उस पर पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद जब हम मोमबत्ती के पास लेके आएंगे, मोमबत्ती में रखेंगे, मोमबत्ती के लौ के ऊपर रखेंगे, तो ये कागज नहीं जलेगा, ये कागज नहीं जलेगा। कागज की कटोरी क्यों नहीं जलती है? आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। ये कागज जलता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, मोमबत्ती की ज्वाला से, लौ से कागज गर्म हो रहा है, और कागज से जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो किस में चला जाता है? पानी में चला जाता है। तो ये कागज जब तक अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचेगा तब तक जलेगा क्या? नहीं जलेगा। ठीक है, इसको जलाते हैं और पहुंच जाता है पानी में, इसकी जो गर्मी है वो पानी में चला जाता है, तो पानी क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है। ठीक है, इस तरह से पानी, कागज की कटोरी में हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पॉलीथीन में भी हम लोग पानी भर के उसमें खाना तक बना सकते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीथीन नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि पॉलीथीन में हमने आग लगाया, तो पॉलीथीन में से जो गर्मी है वो गर्मी निकल कर कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं पानी में। ठीक है, तो पानी गर्म होने लगता है। अब पानी इतना गर्म होगा, पानी पूरा सूखेगा, तब जाकर के क्या होगा? पॉलीथीन जल सकता है, तब जाकर के कोई कागज जो है वो जल सकता है कि नहीं? चलो, आप लोग भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाले चूल्हे में क्या होता है? कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल देखें, किरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में किरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। स्टोव, अभी तो हम लोग के पास स्टोव नहीं है, पहले स्टोव हुआ करता था, किरोसिन तेल से उसको जलाया जाता था, तो उसके नीचे में जो है ना वो छेद होता था। ठीक है, जिससे हवा निकलती थी, हवा मिलता था जलने के लिए, उसमें जो बत्ती होती थी, ठीक है, उसमें उसमें हवा लगती थी, जिससे क्या होता था? जलने लगता था। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। ठीक है, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। गैस हम लोग देख सकते हैं, गैस स्टोव है, उसमें नीचे देखेंगे बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो छेद से क्या होते हैं? हवा निकलते हैं, हवा मिलते हैं, हवा प्रवेश करते हैं, हवा अंदर घुसते हैं, जिससे क्या होते हैं? जलने में मदद होती है, वो गैस जलने लगती है। ठीक है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। हम लोगों ने जो ऊपर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि जलने के लिए जो है, दहन के लिए यानी जलने के लिए वायु का होना आवश्यक है। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता है। देखो, जलना क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, देखो, जलता है, जलने के बाद कुछ नया पदार्थ बन जाता है, कागज को, इस कागज को हम जलाएंगे, है ना? तो जलाएंगे, जलाने के बाद क्या बन जाएगा? ये राख बन जाएगा। अब वो कागज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ऐसी क्रिया जब क्या हो? नए पदार्थ का निर्माण हो, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जलने से नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। जलना जो है, किसी चीज का जलना क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसके लिए 3 चीजों का जरूरी है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए, और उसको ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय भी होना चाहिए, उसको उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना है, और हवा की जरूरत। ये 3 चीज का होना, जब ये 3 चीज हो तो क्या हो जाएगा? वो जलेगा।
दहन होगा। ठीक है, अब मान के चलते हमने पत्थर लिया, पत्थर को गर्म करते गए करते गए करते गए हवा में, तो हवा भी है और उसको गर्म भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पत्थर जलेगा? नहीं जलेगा, है कि नहीं? तो ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक उसको पहुंचाना और हवा का जरूरत होना, ये तीनों जब हो जाए तो कोई भी पदार्थ क्या होगा? वो जलेगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। माचिस की तीली हो या लकड़ी हो, ये आसानी से नहीं जलते वर्षा के समय में। वर्षा के समय में जलते हैं? नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण हैं कि ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है, बरसात में नमी ज़्यादा होता है। नमी का मतलब क्या होता है? देखो, हवा है, हवा में पानी का मात्रा होता है, पता है सबको? हवा में क्या होता है? पानी का मात्रा होता है। अब कैसे समझेंगे सर हवा में पानी का मात्रा? देखो, इसको ऐसे समझो, गिलास ले लो एक, गिलास में क्या करो? ठंडा पानी डाल दो, फ्रिज से पानी निकालो और गिलास में डाल दो। गिलास में जब डालोगे तो देखना गिलास के बाहर बाहर में पानी जम जाता है। गिलास के बाहर बाहर में क्या हो जाता है? पानी जम जाता है। क्या गिलास छेदा है? गिलास छेदा है क्या? जो पानी डाला मैंने गिलास में और निकल गया बाहर गिलास के बाहर, गिलास तो छेदा नहीं ना है। अब गिलास जब छेदा नहीं है तो पानी कहाँ से आया? ये तो जादू से कोई जादू से कम तो नहीं है ना हुआ? तो कैसे हुआ? हवा में जो है ना पानी है, हवा में क्या है? पानी है। ठीक है, वो हम नहीं देख सकते, वो जलवाष्प के रूप में होता है। हमने जब ग्लास में ठंडा पानी डाला तो ग्लास में, अब ये हम लोग का मान के चलते, ये हम लोग का ग्लास है, सॉरी ये तो होता नहीं है। अब इसमें हवा सट, ये बगल में हवा है ना जी, तो हवा ग्लास का हवा से संपर्क है, हवा से सटा हुआ है, तो हवा में पानी है और वो जो हवा जैसे ही ग्लास में टकराया, ठीक है, तो हवा क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा होने से क्या हो गया? वो जो पानी है ग्लास में चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया। अब देखो इसको ऐसे समझो, खाना बनाते हुए देखियो, मम्मी या बहन किसी को खाना बनाते हुए देखे ही होंगे। तो खाना बनाने के समय में हम देखेंगे जो भाप निकलता है ना, उसके ऊपर अगर हम ये रख दें, क्या रख दें? कोई थाली वगैरह रख दें, बर्तन रख दें, तो वो जो भाप थाली में टकरा के, भाप जो है थाली में टकरा के वो क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। देखिए हो, पानी बन जाता है। तो वो पानी कहाँ से आया? भाप उड़ रहा था, गैस के रूप में वो उड़ रहा था, वो जब ठंडा से टकराया वो वहाँ पानी बन गया। ठीक उसी तरह से हवा में पानी की मात्रा है, गिलास में हमने ठंडा पानी डाला तो गिलास ठंडा हो गया। अब जब हवा उस गिलास से टकराया तो हवा में जो पानी है वो क्या हो गया? गिलास में चिपक गया वो पानी। ठीक है, वो पानी का रूप ले लिया। समझ में आएगी बात? चलो, तो कहते हैं कहाँ तक थे? बरसात में जो है नमी ज़्यादा होती है, हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है, गर्मी के समय में हवा में पानी की जो मात्रा है वो कम होता है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। अब हवा में पानी का मात्रा कम रहेगा तो तापमान ज़्यादा होगा, अगर हवा में पानी का मात्रा ज़्यादा होगा यानी नमी ज़्यादा होगा तो तापमान कम होगा। ठीक है, ऐसे दिनों में आप देखेंगे माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि हवा में नमी कम होता है जिससे वो आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो, क्या हो? नम हो, यानी जलावन ही नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। जलावन क्या हो? नम हो, यानी जलावन में भी जो है पानी की हल्का मात्रा हो तो वो जलेगा? नहीं जलेगा जल्दी, उसको जलाने में थोड़ा कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी किरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी किरोसिन डालकर
जब हम उसमें केरोसिन डाल देते हैं, केरोसिन डाल करके जलाए हैं बहुत सारे, आप लोग नहीं जी भी जलाए होंगे, तो मम्मी लोग या दादा दादी वो लोग पहले जलाते थे, अभी तो गैस हो गया है, ज़्यादातर गैस से ही जलाते हैं। ठीक है, तो ये पता कर सकते हैं, केरोसिन डाल करके जो है ना जलाया करते थे। तो केरोसिन डालने से क्या होता था, केरोसिन छिड़क दिए, वो तो पतला हो गया, अब केरोसिन में हम आग पकड़ लगाते थे, वो पट से आग पकड़ लेता था। तो उसके आग पकड़ने से जो गोईठा या कुछ भी है तो वो थोड़ी देर गर्म होता था, गर्म होने से वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और फिर वो जलना चालू कर देता है कि नहीं। धीरे 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 जैसे आग पकड़ लिया तो वो आसानी से जल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे माचिस की कहानी। क्या पढ़ेंगे? माचिस की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कहते आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग लगाई जाती थी। पहले जमाने में चकमक वाले पत्थरों को आपस में रगड़ के जो है उसके चिंगारी से आग लगाया जाता था। ठीक है, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। कब हुआ था? 1680 में जो है माचिस, ये जो हम लोग सलाई देख रहे हैं, इसका बनाने का प्रयास हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया? सफेद फास्फोरस लगाकर कागज के टुकड़े पर, कागज का टुकड़ा लिया, उस पर क्या लगा दिया? सफेद फास्फोरस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। सल्फर लगा हुआ कागज पर रख दिया। एक कागज में सफेद फास्फोरस लगा दिया और एक कागज में सल्फर लगा दिया और एक दूसरे को रख दिया एक दूसरे के ऊपर। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। ऐसा करने से क्या हो गया? कागज आग पकड़ लिया। कहते हैं सफेद फास्फोरस जो है बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। पहले हम लोगों ने देखा कि सफेद फास्फोरस जो है ये कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है कहते इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफी खतरनाक थी। अगर अपने आप आग पकड़ लेगा तो वो माचिस खतरनाक नहीं होगा? खतरनाक होगा। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। ठीक है, अभी जो हम लोग माचिस का इस्तेमाल करते हैं इसकी जो शुरुआत कब हुआ था? 1845 में। ठीक है, लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ, उसके बाद ही इसका बनने का शुरुआत हुआ। किसका? माचिस का। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तिल्लियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। देखो, घर में माचिस की तिल्ली पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। याद रहेगा, माचिस की तिल्लियों पर क्या लगा होता है? पोटेशियम क्लोरेट। माचिस की तिल्ली पर जो ऊपर में थोड़ा सा लगा हुआ होता है वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बी में साइड सब में क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। अब यहाँ सवाल पूछेंगे कि माचिस की तिल्ली पर क्या होता है, क्या लगा होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट। और डिब्बी में क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर, ये दोनों मिलाकर के लगा होता है। माचिस की तिल्लियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को लाल फास्फोरस और सल्फर से रगड़ते हैं, यानी डिब्बी से रगड़ते हैं, तो क्या होता है? जल जाता है, पर अपने आप नहीं जलती। लेकिन अपने आप जो ये आग नहीं लगता, इसीलिए खतरनाक भी नहीं होती। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। याद रहेगा ये? पहली बार सेफ्टी माचिस, क्योंकि सुरक्षित माचिस हम लोग जो इस्तेमाल करते जो सलाई, ये अपने आप आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, कहता है इसको जो है लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके ये कार्ल लुंडस्टान ने पहली बार
1855 में कहाँ बनाया था? स्वीडन में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। हम लोगों ने आज जितना पढ़ा, इन पूरे चीजों को आप लोग को याद रखना है। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।